बैठे बैठे थक गया था इसीलिए टहलने निकल गया था। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें नेटो से मिलवा दूं, फिर मैंने वापस भी जाना है, इस आदमी ने कहा। और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। वो आदमी भी टाइगर को लेकर एक बार फिर मार्केट की तरफ बढ़ गया। टाइगर ने देखा कि फ्रूट शॉप का मालिक अब अपनी नशिस्त पर बैठा हुआ था। टाइगर उसे देखता हुआ आगे बढ़ता चला गया और थोड़ी देर बाद वो एक तंग सी गली से गुजरकर एक मकान के दरवाजे पर पहुंच गए, जिसके बाहर कुर्सी पर एक मोटा सा आदमी बैठा हुआ था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो घर का मालिक हो और घर से बाहर निकलकर बैठ गया हो। आज सोमवार है, ये मंगल। टाइगर के साथ आने वाले आदमी ने इस मोटे आदमी से मुखातिब होकर कहा। ना सोमवार है, ना मंगल है, बुध है, इस मोटे आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन मेरी बीवी तो कह रही थी कि आज जुमेरात है, इस आदमी ने कहा। किससे मिलना है? मोटे आदमी ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। उस्ताद से। उसने कहा था कि वो रेड एरिया में होगा। टाइगर के साथी ने जवाब दिया। टाइगर खामोश खड़ा हुआ था। सीधे आगे चले जाओ, गली जहाँ से मोड़ काटेगी वहाँ सुर्ख रंग का दरवाजा है, वहाँ उस्ताद मौजूद है। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद कह देना कि राजगढ़ से आया हूँ, मोटे आदमी ने कहा। वो टाइगर सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। टाइगर खामोशी से उसके पीछे हो गया। गली के मोड़ पर सुर्ख दरवाजा मौजूद था। टाइगर के साथी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से एक सख्त सी आवाज़ सुनाई दी। राजगढ़ से आए हैं, टाइगर के साथी ने कहा। और इसके साथ ही दरवाज़ा खुल गया। सीधे चले जाओ, उस्ताद मौजूद है। दरवाजे की दूसरी तरफ खड़े एक आदमी ने गौर से टाइगर और उसके साथी को देखते हुए कहा। और टाइगर के साथी ने टाइगर को साथ आने का इशारा किया और इस राहदारी में आगे बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो एक बड़े हॉलनुमा कमरे में पहुंच गए, जहां हर तरफ इंतहाई कीमती गैर मुल्की शराब की पेटियां छत तक चुनी हुई थीं। दरमियान में सोफे रखे हुए थे और एक सोफे पर एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला नौजवान बैठा हुआ था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और सुर्ख थीं, चेहरे पर बेशुमार जख्मों के निशानात थे। जिस्मानी लिहाज से वो हादसा मजबूत था। आओ आओ अफसल, आओ बैठो। इस नौजवान ने टाइगर के साथी की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा। इसका नाम टाइगर है और ये शहजादे का दोस्त है। शहजादे ने इसे तुम्हारे पास भेजा है, अफसल ने टाइगर का तारुफ कराते हुए कहा। और टाइगर, ये उस्ताद नेटो है, अफसल ने इस नौजवान का तारुफ कराते हुए कहा। शहजादे का दोस्त है तो हमारा भी दोस्त है, आओ बैठो दोस्त, नेटो ने मुस्कुराते हुए टाइगर से कहा। शुक्रिया, टाइगर ने कहा और एक सोफे पर बैठ गया। मुझे इजाज़त दो, मैंने फौरी वापस जाना है, अफसल ने कहा। और नेटो के सर हिलाने पर वो सलाम करके वापस चला गया। हाँ दोस्त, अब बताओ क्या काम है? नेटो ने गौर से टाइगर को देखते हुए कहा। दर्शन सिंह को जानते हो? टाइगर ने कहा। तो नेटो बेइख्तियार चौंक पड़ा। हाँ जानता हूँ, क्यों? नेटो के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। उसके बारे में मालूम करना था कि वो इस वक्त कहाँ मिलेगा। पिछले दिनों वो पाकिस्तान से यहाँ आलमपुर पहुंचा है, इसके बाद उसका पता नहीं चल रहा। टाइगर ने कहा। तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? नेटो ने पूछा। कोई ताल्लुक है उसे छोड़ो, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। तो नेटो के चेहरे पर यकलहत सुर्खी की लहर सी दौड़ गई। सॉरी मिस्टर टाइगर, मुझे दर्शन सिंह के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात नहीं है। इस पर नेटो का लहजा पहले की निस्बत सर्द था। तुम्हारे आदमी यहाँ मौजूद हैं, शहजादे ने कहा था कि उस्ताद नेटो का इस पूरे इलाके पर हाथ है और वो मालूमात हासिल कर सकता है। क्या तुम अपने आदमियों से मालूमात हासिल नहीं कर सकते? टाइगर ने कहा। कर तो सकता हूँ, लेकिन जब तक तुम ताल्लुक ना बताओगे मैं ऐसा नहीं करूंगा, नेटो ने जवाब दिया। और टाइगर बेइख्तियार हंस पड़ा। ओ शायद तुम नाराज हो रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं, बात जो कि गैर मुतल्लिक थी इसीलिए मैं टाल गया था। असल बात यह है कि दर्शन सिंह मेरी पार्टी का माल लेकर चला गया था, लेकिन माल मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचा और दर्शन सिंह से भी कोई राब्ता नहीं हो रहा। सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि वो माल समेत यहाँ आलमपुर पहुंचा है। इसके बाद कहाँ गया है यही मैंने मालूम करना है। आज टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। किस किस्म का माल था वो? नेटो ने इस बार कदरे नरम लहजे में कहा। गत्ते का एक बॉक्स था, उसमें एक इंतहाई कीमती मशीन का पार्ट था और बस, टाइगर ने जवाब दिया। और नेटो ने इस बात में सर हिला दिया। फिर उसने जेब से कार्डलेस फ़ोन पीस निकाला और इसके मुख्तलिफ बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। नेटो बोल रहा हूँ, सो जान, नेटो ने सख्त लहजे में कहा। यस उस्ताद हुक्म। एक मध्यम सी आवाज़ फ़ोन पीस से सुनाई दी। दर्शन सिंह पिछले दिनों यहाँ आया था, मुझसे मिलना था उसने, मगर मिला नहीं। कहाँ है वो? नेटो ने कहा। वो आया ज़रूर था उस्ताद, लेकिन फ़ौरन ही वो अशोक के साथ पहाड़गंज चला गया था, फिर उसकी वापसी नहीं हुई। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। अशोक आया है वापस? नेटो ने पूछा। जी नहीं, उसकी भी वापसी नहीं हुई, दूसरी तरफ से कहा गया। और नेटो ने ओके कहकर फ़ोन ऑफ किया और उसे वापस जेब में डाल लिया। वो पहाड़गंज गया है, फिर उसकी वापसी नहीं हुई। यहाँ के एक आदमी अशोक उसके साथ है और ये बता दूँ कि अशोक सरकारी मुखबिर भी है और स्मगलर भी। नेटो ने कहा। सरकारी मुखबिर? टाइगर ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ तुम सही हैरान हो रहे हो कि एक स्मगलर सरकारी मुखबिर कैसे हो सकता है। वो स्मगलिंग के बारे में मुखबरी नहीं करता, बल्कि दुश्मनों के एजेंटों के बारे में मुखबरी करता है। सुना है उसका ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से है, नेटो ने जवाब दिया। पहाड़गंज यहाँ से कितनी दूर है? टाइगर ने पूछा। काफ़ी फासला है, जीप पर 3-4 घंटों का सफ़र है। पहाड़गंज काफ़ी बड़ा कस्बा है। वैसे वैगनें भी जाती रहती हैं, लेकिन वो 5-6 घंटे लगा देती हैं, नेटो ने जवाब दिया। पहाड़गंज में उसे कहाँ तलाश किया जा सकता है? कोई टिप? टाइगर ने कहा। पहाड़गंज की बड़ी मार्केट में खुश्क फलों की एक बड़ी दुकान है, मुश्कबार फ्रूट शॉप, उसका मालिक शेर सिंह है, उसे पता मिल जाएगा। उसे तुम मेरा नाम कह देना, नेटो ने जवाब दिया। सिर्फ नाम बताने से वो खुल जाएगा, टाइगर ने कहा। साथ ही रेड रिंग का हवाला दे देना, फिर वो तुमसे पूरा ताउन करेगा, नेटो ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके शुक्रिया, अब मुझे इजाज़त, टाइगर ने उठते हुए कहा। अरे बैठो, मैंने तो पीने के लिए पूछा ही नहीं, नेटो ने कहा। शुक्रिया, फिर कभी सही, टाइगर ने जवाब दिया और वापस राहदारी की तरफ बढ़ गया।
मिलिट्री इंटेलिजेंस वाली टिप ने उसे चौंका दिया था और इस बात की वजह से ही उसका ध्यान इस ट्रांसमीटर वॉच वाले की तरफ चला गया, तो उसे यकीन हो गया था कि इसका आदमी का ताल्लुक भी यकीनन इंटेलिजेंस से ही होगा। चुनांचे अब वो सबसे पहले इस फ्रूट शॉप वाले से मालूमात हासिल करना चाहता था। कुछ देर बाद वो वापस इसी होटल में पहुंचा जहां ट्रांसमीटर वॉच वाला मौजूद था, लेकिन हॉल में इस वक्त वो मौजूद नहीं था। इसीलिए टाइगर वहां सिर्फ देखकर ही वापस मुड़ गया। अब उसका रुख इस फ्रूट शॉप की तरफ था, लेकिन वहां पहुंचकर वो बेइख्तियार चौंक पड़ा क्योंकि फ्रूट शॉप बंद हो चुकी थी, वहां ताला लगा हुआ था। ये साहब चले गए हैं? टाइगर ने साथ वाले दुकानदार से पूछा। कौन? रामू। हाँ, कह रहा था कि उसके घर में तकलीफ है, वो घर जा रहा है, दुकानदार ने जवाब देते हुए कहा। मैंने उससे ज़रूरी मिलना था, अगर आप उसके घर का पता बता दें तो मेहरबानी होगी। टाइगर ने कहा। ज़रूर जनाब, यहाँ से करीब ही है उसका घर, दुकानदार ने कहा। फिर उसने तफसील से पता बताना शुरू कर दिया। शुक्रिया, टाइगर ने कहा और वापस मुड़ गया। फिर थोड़ी सी तलाश के बाद वो रामू के घर पहुंच जाने में कामयाब हो ही गया। उस दरवाजे की कुंडी बजाई तो अंदर से आवाज़ सुनाई थी। कौन है? बोलने वाला कोई मर्द था और उसका लहजा सख्त था। रामू से मिलना है, मुझे उस्ताद नेटो ने भेजा है, टाइगर ने कहा। तो दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और बाहर आने वाला रामू ही था। मेरा नाम रामू है, क्या बात है? रामू ने टाइगर को सर से पैर तक गौर से देखते हुए कहा। एक खास बात करनी है, तुम्हारे फायदे की ही है, क्या हम अंदर नहीं बैठ सकते? टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। आ जाओ, रामू ने कहा और वापस मुड़ गया। टाइगर उसके पीछे चलता हुआ मकान के अंदर दाखिल हुआ। मकान में रामू के बाल बच्चे नजर ना रहे थे। रामू से एक कमरे में ले आया जिसमें कुर्सियां वगैरह रखी हुई थी। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं रहते? टाइगर ने कहा। मैंने बच्चों का खड़ाक पाला ही नहीं, आज़ाद आदमी हूँ, रामू ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम दुकान बंद करके क्यों आ गई? मैं पहले तुम्हारी दुकान पर गया था, फिर करीब के दुकानदार से पता पूछ कर यहाँ आया हूँ, टाइगर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। एक साथ ही काम था। बाहर हाल आप बताओ कि तुम कौन हो और क्या बात करने आए हो? रामू ने कदरे बेजार से लहजे में कहा। एक आदमी के बारे में मालूम करना था, उसका हुलिया बता देता हूँ, टाइगर ने कहा। और इसके साथ ही उसने इस ट्रांसमीटर वॉच वाले आदमी का हुलिया बता दिया और रामू ये हुलिया सुनकर बेइख्तियार चौंक पड़ा। तुम पहले अपना तारुफ कराओ, तुम कौन हो? यहाँ आलमपुर में तो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। रामू ने होंठ बेचते हुए कहा। मैं दर्शन सिंह का साथी हूँ, बस इतना ही तारुफ काफ़ी है, टाइगर ने कहा। तो रामू बेइख्तियार एक तवील सांस लेकर बैठ गया। ठीक है, समझ गया, लेकिन दरसान का तो दर्शन सिंह से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? रामू ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो इसका नाम वरसान है, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, उसका नाम वरसान है, मगर रामू ने होंठ बेचते हुए कहा, उसका ताल्लुक यकीनन मिलिट्री सीक्रेट सर्विस से होगा और तुम्हारा भी, क्योंकि दर्शन सिंह के बारे में जो मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक वो यहाँ मिलिट्री सीक्रेट सर्विस के एक मुखबिर अशोक से मिला। फिर अशोक के साथ वो पहाड़गंज चला गया। इसके बाद वो भी गायब हो गया है और अशोक भी वापस नहीं आया। इसीलिए अब तुम बताओगे कि दर्शन सिंह के साथ क्या हुआ? टाइगर ने कहा। तुम्हें यकीनन गलतफहमी हुई है मिस्टर, ना ही वरसान का ताल्लुक किसी सर्विस से है और ना मेरा, और अब तुम मुझे अपना तफसीली तारुफ कराओगे, इसके बाद बाकी बातें होंगी। रामू का लहजा यकलहा सर्द हो गया। वरसान ने फूड शॉप पर तुम्हें क्या पैगाम दिया था और तुमने इस बारे में जाकर ट्रांसमीटर पर किससे राब्ता किया था? टाइगर ने कहा। तो रामू यकलहा तो चलकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर शदीद तरीन हैरत के साथ साथ उलझन के तासुरात नुमाया थे। रामू के हाथ में भी अब पिस्टल नजर आने लग गया था। ओ तो तुम इस हद तक जानते हो, अब तुम्हें बताना होगा तुम कौन हो? रामू ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा। इत्मीनान से बैठ जाओ रामू, फिलहाल मुझे दोस्त समझो, टाइगर ने मुस्कुराते हुए नरम लहजे में कहा। नहीं, पहले तुम तफसील बताओ, रामू ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा। ओके, फिर सुनो, टाइगर ने कहा और दूसरे लम्हे रामू चीखता हुआ चलकर पुश्त के बाल कुर्सी से टकराकर कुर्सी समेत पीछे फर्श पर जाकर गिरा। मशीन पिस्टल उसके हाथ से निकलकर एक तरफ जा गिरा था। टाइगर ने अचानक उछलकर उसके सीने पर सर की भरपूर चक्कर मारी थी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंडा मारता है। फिर इससे पहले कि रामू उठता, टाइगर की लात चली और कमरा एक बार फिर रामू की चीख से गूंज उठा। टाइगर ने लात की दूसरी जर्ब लगाई और रामू का फड़कता हुआ जिस्म एक झटका खाकर साकत हो चुका था। टाइगर ने एक नज़र कमरे में मौजूद सामान को बगौर देखा, फिर उस कमरे से निकलकर साथ वाले दूसरे कमरे में पहुंच गया। उसने कमरे की तलाशी ली तो उसे एक अलमारी से एक मखसूस साख्त का ट्रांसमीटर मिल गया। ट्रांसमीटर पर काफिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस का मखसूस निशान भी मौजूद था। टाइगर ने एक और कमरे की तलाशी ली, फिर वहां से उसे एक रस्सी तलाश करके पहले वाले कमरे में आ गया। उसने फर्श पर बेहोश पड़े हुए रामू को उठाकर कुर्सी पर बिठाया और रस्सी की मदद से उसे कुर्सी से अच्छी तरह बांधने के बाद उसने कमरे का दरवाजा बंद किया। फिर एक कुर्सी घसीट कर वो रामू के सामने आकर बैठ गया। रामू की गर्दन एक तरफ को डलगी हुई थी। टाइगर ने दोनों हाथ उसके मुंह और नाक पर जमा दिए। चंद लम्हों बाद रामू के जिस्म में हरकत के आसार वाजे होने शुरू हो गए तो टाइगर ने हाथ हटाए और इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद रामू ने कराहते हुए आंखें खोल दी और इसके साथ ही उसका ढलका हुआ सर भी सीधा हो गया। होश में आते ही उसने तेजी से उठना चाहा, लेकिन बंदा होने की वजह से वो जाहिर है सिर्फ कसमसा कर ही रह गया। तुम कौन हो? रामू ने सामने बैठे हुए टाइगर की तरफ देखते हुए कहा। सीधी तरह बता दो रामू कि यहाँ क्या खेल खेला जा रहा है? इस सरहदी कस्बे में मिलिट्री इंटेलिजेंस किस कदर आदमियों की मौजूदगी किसी खास वजह की नहीं हो सकती, टाइगर ने सर्द लहजे में बात करते हुए कहा। मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं किसी मिलिट्री इंटेलिजेंस के बारे में नहीं जानता, मैं आम सा दुकानदार हूँ, रामू ने कहा। मुझे मालूम है तुम तरबियत याफ्ता आदमी हो, इसीलिए तुम आम हालत में कुछ नहीं बताओगे, लेकिन मुझे तरबियत याफ्ता आदमियों की ज़ुबान खुलवाने की भी खसूसी तरबियत हासिल है। इसीलिए इससे पहले कि तुम्हारे जिस्म की सारी हड्डियाँ टूट जाएं और तुम फिर ज़ुबान खोलो, बेहतर यही है कि तुम पहले ही ज़ुबान खोल दो। टाइगर का लहजा यकलहा सख्त हो गया। तुम्हें गलत फहमी हुई है, मेरा किसी तरह भी कोई ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से नहीं है, रामू ने कहा।
हालांकि दूसरे कमरे की अलमारी में ट्रांसमीटर मौजूद है और इस पर काफिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस का मखसूस निशान भी मैंने देख लिया है। टाइगर ने कहा तो रामू बेख्तियार चौंक पड़ा। तुम हो कौन? रामू ने होंठ बेचते हुए कहा। घबराओ नहीं, मेरा ताल्लुक भी काफिस्तान की एक सरकारी एजेंसी से ही है। उसका नाम ब्लैक फोर्स है, जिसका इंचार्ज कर्नल अफरीदी है। हमें दर्शन सिंह की तलाश है, लेकिन हम बहरहाल ये भी जानना चाहते हैं कि मिलिट्री इंटेलिजेंस यहाँ क्या कर रही है। टाइगर ने कहा तो रामू के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात फैलते चले गए। तुम पहले अपना तारुफ करा देते तो इस कदर मसला ही ना बनता। खोल दो मुझे, मैं तुम्हें बता देता हूँ। कर्नल अफरीदी का हवाला ही काफ़ी है। रामू ने कहा नहीं, मुझे अब तुम पर एतमाद नहीं रहा, इसलिए पहले तुम तफसील बताओ, इसके बाद मैं तुम्हें खोलूंगा भी सही और माजरत भी कर लूंगा। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, हम यहाँ पकीशिया सीक्रेट सर्विस को चेक कर रहे हैं। रामू ने कहा तो टाइगर चौंक पड़ा। पकीशिया सीक्रेट सर्विस को क्या मतलब? यहाँ पकीशिया सीक्रेट सर्विस का क्या काम इस मामूली से कस्बे में? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा हाँ, ये कस्बा तो आम सा है, लेकिन ये पकीशिया की सरहद पर है। मिलिट्री इंटेलिजेंस कोई मिशन बुआजा पहाड़ियों पर मुकम्मल कर रही है। इसी सिलसिले में ही दर्शन सिंह से माल मंगवाया था। फिर पता चला कि दर्शन सिंह और इस माल के मामले में पकीशिया सीक्रेट सर्विस के सबसे खतरनाक आदमी अली इमरान को इल्म हो गया है। चुनाचे दर्शन सिंह और यहाँ पर उसके साथ शो को ख़त्म कर दिया गया और खसूसी तौर पर यहाँ हमारी ड्यूटी लगाई गई कि हम यहाँ आने वाले हर अजनबी को चेक करें। हमारे 2 आदमियों का ग्रुप यहाँ काम कर रहा है। एक आदमी को वरसान ने होटल में देखा, वो अजनबी था। चुनाचे उसने मुझे आकर इत्तला दी। मैंने ट्रांसमीटर पर इस आदमी के बारे में सारे ग्रुप को मुतला कर दिया और वरसान से रब्ता करने के लिए कहा और मैं दुकान बंद करके यहाँ आ गया कि अगर हमारा वो मतलूब आदमी हो तो यहाँ उसे लाकर उससे मजीद पूछगिछ की जाए। लेकिन फिर वरसान ने आकर इत्तला दी कि वो आदमी स्मगलर है और पकीशिया स्मगलर शहजादे का खास आदमी है और किसी काम के लिए आया है और शहजादे ने उसे मुकामी बदमाश नेटो के पास भेजा है। शहजादे का एक आदमी उसी के साथ था, वो उसे नेटो के पास छोड़कर वापस अकेला आ गया। वरसान ने उसे घेर लिया। फिर जब उसे ये मालूमात मिली तो वरसान ने उसे छोड़ दिया और मुझे इत्तला दे दी। मैं अब दोबारा दुकान पर जाने ही वाला था कि तुम आ गए और तुमने भी हवाला उस्ताद नेटो का ही दिया, तो मैं तुम्हें अंदर ले आया। बस यही है सारी बात, रामू ने तफसील बताते हुए कहा। इस आदमी का हुलिया तो बताया होगा? वरसान ने टाइगर ने होंठ बेचते हुए पूछा, क्योंकि इतनी सी बात तो वो समझ गया था कि इत्तला उसी के मुतालिक दी गई थी। नहीं, रामू ने जवाब दिया। बुवाजा पहाड़ियों पर तो बहुत वसी इलाका है, किस जगह मिशन मुकम्मल हो रहा है? टाइगर ने कहा मुझे तफसील का इल्म नहीं है, ये टॉप सीक्रेट है। अलबत्ता मिलिट्री इंटेलिजेंस वहाँ पहुंच गई है और उन पहाड़ियों को घेर लिया गया है। बस चंद हफ्तों की बात है, इसके बाद काफिस्तान का मिशन मुकम्मल हो जाएगा और सब वापस चले जाएंगे। रामू ने जवाब देते हुए कहा तुम रिपोर्ट किसे देते हो? टाइगर ने पूछा। बवाजा पहाड़ियों पर मिलिट्री इंटेलिजेंस ने खुफिया सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ का इंचार्ज कैप्टन रविंदर है, उसे इत्तला देनी होती है। रामू ने जवाब दिया। किस फ्रिक्वेंसी पर? टाइगर ने पूछा। तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा इससे क्या मतलब? रामू ने कहा तुम शायद कर्नल अफरीदी की आदत नहीं जानते, वो पूरी तफसील से रिपोर्ट लेने का आदी है। ये ठीक है कि उसे इस मिशन से कोई दिलचस्पी नहीं होगी क्योंकि सरकारी तौर पर यह मिशन मिलिट्री सीक्रेट सर्विस का है, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर है और अगर उसे तफसीली रिपोर्ट ना मिली तो फिर मेरी खैर नहीं है, इसीलिए मजबूरी है रामू और तुम्हें तफसील से सब कुछ मुझे बताना होगा। टाइगर ने सादा से लहजे में कहा। ठीक है, बता देता हूँ, रामू ने मुंह बनाते हुए कहा और इसके साथ उसने फ्रिक्वेंसी भी बता दी। कैप्टन रविंदर का हेडक्वार्टर कहाँ कायम है? टाइगर ने पूछा। बवाजा पहाड़ियों में कहीं बनाया गया होगा, मुझे नहीं मालूम और न मैं वहाँ गया हूँ, मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। रामू ने कहा। क्या असल रामू कोई और था और तुमने उसकी जगह ले ली है या तुम शुरू से ही यहाँ रहते हो? टाइगर ने कहा असल रामू मैं ही हूँ और मैं शुरू से ही यहाँ रहता हूँ। पहले मेरे साथ सिर्फ अशोक था, हमारा काम असलहे की स्मगलिंग था, लेकिन अब वरसान और उसके साथियों को यहाँ भेजा गया है। रामू ने कहा। ये फ्रिक्वेंसी और मिशन ख्वाजा पहाड़ियों के बारे में तुम्हें वरसान ने बताया था? टाइगर ने कहा। और नहीं, वो तो मेरा मातहत है, मैंने कैप्टन रविंदर से खुद बात की थी और उसने मुझे तफसील बताई थी। मैं सब कैप्टन हूँ और रविंदर मेरा दोस्त भी है। रामू ने जवाब दिया। कॉल के लिए कोई खसूसी कोड भी तय हुआ है या नहीं? टाइगर ने कहा। कोड कैसा? रविंदर मुझे जानता है और मैं उससे। रामू ने जवाब देते हुए कहा। ओके ठीक है, टाइगर ने उठते हुए कहा। रोड कर इस तरफ को बढ़ गए जहाँ रामू के हाथ से निकला हुआ मशीन पिस्टल गिरा हुआ था। उसने मशीन पिस्टल उठाया और वापस आकर उसने मशीन पिस्टल कुर्सी पर बंधे हुए रामू की कनपट्टी से लगा दिया। वो जगह बताओ जहाँ कैप्टन रविंदर का खुफिया सेंटर है, वरना मैं ट्रैगर दबा दूंगा। टाइगर का लहजा यकलहा सर्द हो गया। वो उसने खुद मुझे बताया था कि बस राम पहाड़ी में बनाया हुआ है, बस मुझे इतना मालूम है, मैं सच कह रहा हूँ। रामू ने हकलाते हुए कहा और टाइगर ने ट्रैगर दबा दिया। एक धमाके के साथ ही गोली रामू की खोपड़ी में घुसी और उसे तोड़ती हुई दूसरी तरफ निकल गई और रामू के मुंह से बस एक चीख निकली और इसके साथ उसके जिस्म ने एक झटका खाकर ढीला पड़ गया। टाइगर ने उसके जिस्म के गिर्द बंधी हुई रस्सी खोल दी और उसे घसीट कर नीचे डाल दी और रस्सी को लपेट कर एक तरफ डाला और फिर मशीन पिस्टल जेब में डाले वो तेज तेज कदम उठाता दूसरे कमरे में पहुंचा। उसने लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर पर इमरान की मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और बटन दबाकर कॉल देना शुरू कर दी। हेलो हेलो टाइगर कॉलिंग ओवर। टाइगर बार बार कॉल देता रहा। यस इमरान अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से इमरान की आवाज़ सुनाई दी और जवाब में टाइगर ने आलमपुर पहुंचने से लेकर ट्रांसमीटर पर कॉल करने तक हर वाक़े और हर बात की पूरी तफसील बता दी। गुड, तुमने अहम मालूमात हासिल की हैं, तुम फौरी तौर पर वापस आ जाओ ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। टाइगर ने फ्रिक्वेंसी तब्दील की और फिर ट्रांसमीटर को वापस अलमारी में रखा और खामोशी से घर आ गया। कमरे का दरवाजा खुला तो कुर्सी पर बैठा हुआ कर्नल मोहन चौंक पड़ा। कमरे में एक लंबे कद का नौजवान अंदर दाखिल हो रहा था। आओ राठौर, मैंने तुम्हें खास मकसद के लिए बुलवाया है, कर्नल मोहन ने नौजवान से कहा।
यस कर्नल, राठौर ने जवाब दिया और सामने मौजूद एक कुर्सी पर बैठ गया। उसका अंदाज मौतबाना था। तुम कर्नल अफरीदी के वक्त से ब्लैक फोर्स में शामिल हो, ब्लैक फोर्स में हासिल फाल भी रहे हो। इस लिहाज से तुमसे ज्यादा इस इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से और कोई वाकिफ नहीं। कर्नल मोहन ने कहा। यस कर्नल, ना सिर्फ इस इमरान बल्कि मैं इस पूरी सीक्रेट सर्विस से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, राठौर ने जवाब देते हुए कहा। गुड, मेरा भी यही ख्याल था। तुम्हें मालूम है कि काफिरिस्तान को एक अहम मिशन दरपेश है और आला हुकाम के मुताबिक इस मिशन के खिलाफ इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस लाजमन काम करेगी। ये मिशन बवाजा पहाड़ियों में मुकम्मल किया जा रहा है। आला सतही मीटिंग में बवाजा पहाड़ियों पर मिलिट्री इंटेलिजेंस को तैनात किया गया है और सरहदों पर भी हमें सिर्फ हिफाजती सर्कल दिया गया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इमरान और उसके साथियों को बवाजा पहाड़ियों से पहले ही खत्म कर दूँ। मेरी ख्वाहिश है कि इमरान और उसके साथियों का खात्मा ब्लैक फोर्स के हाथों हो। अगर तुम इस सिलसिले में मेरी मदद करो तो मेरा वादा रहा कि तुम्हें ब्लैक फोर्स का नंबर 2 बना दिया जाएगा। कर्नल मोहन ने कहा। आपको बेहद शुक्रिया कर्नल, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ होगा, लेकिन जो कुछ आप सोच रहे हैं ऐसा मुमकिन नहीं। राठौर ने कहा। तो कर्नल मोहन बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब, क्यों मुमकिन नहीं है? कर्नल मोहन के लहजे में तलही उठ कर आई थी। जनाब, इमरान और उसके साथी हद से ज्यादा ज़हीन और खतरनाक, हद तक तेज रफ्तारी से काम करने वाले लोग हैं। कर्नल अफरीदी जैसा जासूस बराह रास्त उनके मुकाबले में आने से कतराता था और जब इन दोनों का टकराव हुआ है, वाज़ेह तौर पर कर्नल अफरीदी आज तक भी इस इमरान को शिकस्त नहीं दे सका। राठौर ने जवाब देते हुए कहा। जो कुछ तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है। कर्नल अफरीदी की अजमत से इनकार नहीं है। इसीलिए असल बात यह है कि कर्नल अफरीदी चूंकि मुसलमान था, इसलिए वो दर पर्दा इमरान से मिला हुआ था। वो मुसलमान होने की वजह से पाकिस्तान की खुफिया तौर पर मदद करता था। उसने कभी वाज़ेह तौर पर इमरान को ख़त्म करने की कोशिश ही नहीं की। मैंने ब्लैक फोर्स की सबका तमाम फाइलें पढ़ी हैं और खास तौर पर वो फाइलें जिनका ताल्लुक पाकिस्तान और इस इमरान वगैरह से रहा है, और इन फाइलों को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि कर्नल अफरीदी काफिरिस्तान से गद्दारी करता रहा है। लेकिन ना ही मैं मुसलमान हूँ और ना तुम, और ना ही अब ब्लैक फोर्स में कोई मुसलमान रहा है। इसलिए अब इस इमरान के मुकाबले की जब भी ब्लैक फोर्स आएगी तो वो इससे कोई रियायत ना करेगी। कर्नल मोहन ने कहा। बात तो आपकी दुरुस्त है बॉस, लेकिन राठौर ने कहा। लेकिन कुछ नहीं, मैंने फैसला कर लिया है कि हर कीमत पर इस इमरान और उसके साथियों का खात्मा मेरे ही हाथों होगा। और मैं जानता हूँ कि इससे पहले कि वो इमरान और उसके साथी काफिरिस्तान की किसी भी एजेंसी से टकराएं, हम उससे टकरा जाएंगे। तो इस सिलसिले में मुझे कोई मशवरा दो। कर्नल मोहन ने कहा। आपको मतलब ये है कि आप ब्लैक फोर्स के साथ पाकिस्तान जाकर उनके खिलाफ काम करेंगे? राठौर ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, वहाँ नहीं, वो लाजमन मुश्कबार में दाखिल होगा। आखिर वो किसी न किसी रास्ते से तो दाखिल होगा। बवाजा पहाड़ियाँ मुश्कबार के दरमियान में है, इसीलिए इमरान और उसके साथियों को बहरहाल कहीं ना कहीं से सरहद पार करनी है। और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि उनके सरहद पार करने से पहले मुझे हतमी तौर पर मालूम हो जाए कि वो कहाँ से सरहद पार करेंगे। इसके बाद मैं उनसे खुद ही निमट लूंगा। कर्नल मोहन ने कहा। उसका एक आसान सा तरीका है तो सही। राठौर ने चलना भी खामोश रहने के बाद कहा। कौन सा तरीका है, जल्दी बताओ। कर्नल मोहन ने जोकन कहा। अगर इस अली इमरान की निगरानी की जाए तो पता चल सकता है। मेरे ख्याल में ये काम आसानी से हो सकता है। वहाँ पाकिस्तान में ब्लैक फोर्स के ऐसे मुखबिर मौजूद हैं जो इमरान की निगरानी इस अंदाज में कर सकते हैं कि इमरान को भी इसका पता ना चल सकेगा। कर्नल अफरीदी ने खास तौर पर इसका इंतजाम किया होगा। एक दो केसेस में इन मुखबिरों ने काम भी किया था, लेकिन फिर इनसे काम लेने का मौका ही ना मिल सका। राठौर ने कहा। ओ ऐसे मुखबिर मौजूद हैं, लेकिन उनकी कोई फाइल तो ऑफिस में मौजूद नहीं है। कर्नल मोहन ने चौंक कर कहा। ये फाइल कर्नल अफरीदी की ज़ाती तहवील में रहती थी। राठौर ने जवाब देते हुए कहा। ओ तो ये बात है, लेकिन क्या तुम इन मुखबिरों को जानते हो? कर्नल मोहन ने बेचैन से लहजे में कहा। ये इस बात से इसीलिए तो कह रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि उनका ताल्लुक बराह रास्त कर्नल अफरीदी से था और यकीनन कर्नल अफरीदी ने जाते वक्त इन्हें ड्यूटी से ऑफ कर दिया होगा। राठौर ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर कर्नल मोहन ने बेचैन से लहजे में कहा। एक आदमी ऐसा है जिसे काम लिया जा सकता है। राठौर ने जवाब देते हुए कहा। कौन आदमी है, तफसील से बात करो, ये इंतहाई अहम मामला है। कर्नल मोहन ने इस बार कदरे गुसीले लहजे में कहा। पाकिस्तान दारुल हुकूमत में एक आदमी है, मार्टिन, वहाँ के एक क्लब का मैनेजर है। उसके ज़ाती तौर पर इमरान के दोस्त सुपरिटेंडेंट फयाज के साथ गहरे ताल्लुकात हैं और उसकी वजह से वो इमरान से भी मिलता रहता है, जो कि उसके हाथ साफ है। और एक मशहूर क्लब का मैनेजर होने की वजह से उसके ताल्लुकात भी हाथ से वसी हैं। वो इमरान की निगरानी कर भी सकता है और करा भी सकता है। कर्नल अफरीदी का वो खास आदमी है। कर्नल अफरीदी ज़्यादातर उसी से काम लिया करता था। वैसे तो शायद वो काम ना करे, लेकिन उसकी एक ऐसी कमज़ोरी का मुझे इल्म है कि उससे काम लिया जा सकता है। राठौर ने तफसील बताते हुए कहा। कौन सी कमज़ोरी? कर्नल मोहन ने होंठ काटते हुए कहा। यहाँ काफिरिस्तान दारुल हुकूमत में उसकी बहन के नाम एक इंतहाई ज़ाती कमर्शियल प्लाजा है जिसका बाकायदा मुकदमा चल रहा है। अगर उसे यकीन दिला दिया जाए कि ये मुकदमा उसकी बहन के हक में करा दिया जाएगा और वो काम करने के लिए तैयार हो जाएगा और इसकी इत्तलात हतमी भी होंगी और तफसीली भी। वो कर्नल अफरीदी का खसूसी तौर पर तरबियत याफ्ता आदमी है। राठौर ने जवाब देते हुए कहा। गुड, ये वाकई अच्छी तजवीज़ है, उससे मेरी बात कराओ फ़ोन पर। कर्नल मोहन ने कहा और राठौर ने इस बात में सर हिलाते हुए कोट की जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली और उसे खोलकर उसमें लिखे हुए फ़ोन नंबर चेक करने शुरू कर दिए। चंद लम्हों बाद उसने मेज़ पर रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ये लार्स क्लब रब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मार्टिन से बात कराओ, मैं काफिरिस्तान से राठौर बोल रहा हूँ। राठौर ने स्पॉट लहजे में कहा। ये सर, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया। मार्टिन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक बावकार सी आवाज़ सुनाई दी। मार्टिन, मैं राठौर बोल रहा हूँ, ब्लैक फोर्स से। राठौर ने कहा। और ये क्या हाल है मिस्टर राठौर, ब्लैक फोर्स अभी कायम है? मार्टिन ने इस बार कदरे बेतकल्लुफाना लहजे में कहा। हाँ, अफराद के चले जाने से इदारे तो ख़त्म नहीं हो जाते और इस बार तो इसके सरबराह कर्नल मोहन साहब हैं जो तजर्बे के लिहाज से कर्नल अफरीदी से किसी तरह भी काम नहीं है, लेकिन फयाजी और कदर शनासी के लिहाज से यकीनन कर्नल अफरीदी से कहीं आगे हैं। राठौर ने कहा।
अच्छा, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, मार्टिन ने जवाब दिया। मार्टिन, वो दारुल हुकूमत में तुम्हारी बहन के प्लॉट का मसला था, तुमने शायद कनर अफरीदी से बात की थी, क्या हुआ इस प्लॉट का? राठौर ने कहा। वो तो वैसे ही फंसा हुआ है, कनर अफरीदी साहब ने तो साफ इनकार कर दिया था कि वो अदालत के फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकते। मार्टिन ने जवाब दिया। अगर तुम्हारा ये मसला हल कर दिया जाए तो कैसा है? राठौर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? मार्टिन के लहजे में इश्तियाक की झलक उभर आई थी। मैंने बताया है ना कि कर्नल मोहन का दर्शनास है, अगर ब्लैक फोर्स से अटैच हो जाओ तो कर्नल साहब के लिए कोई मसला नहीं है, उनकी एक फ़ोन कॉल से तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। मैंने इस सिलसिले में कर्नल साहब से बात की है, राठौर ने कहा। और ठीक है, मैं तैयार हूँ, दिलो जान से तैयार हूँ, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? कर्नल अफरीदी साहब के लिए भी तो मैं ये काम करता ही था, कर्नल मोहन साहब के लिए क्यों नहीं कर सकता? मार्टिन ने कहा। ओके, फिर कर्नल मोहन साहब से खुद बात कर लो, राठौर ने कहा और रिसीवर कर्नल मोहन की तरफ बढ़ा दिया। चीफ ऑफ ब्लैक फोर्स, कर्नल मोहन स्पीकिंग। कर्नल मोहन ने बड़े बावकार से लहजे में कहा। मार्टिन, हूँ जनाब, काफ्रिस्तान के लिए तो मैं खून का हर कतरा तक बहा सकता हूँ। दूसरी तरफ से मार्टिन ने कहा, हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है। सुनो, काफ्रिस्तान ने मुश्कबान में एक इंतहाई अहम तरीन मिशन मुकम्मल करना है और इमरान अपने साथियों समेत इस मिशन के खिलाफ काम कर रहा है। काफ्रिस्तान का मिशन मुश्कबार के तकरीबन दरमियान में वाक़ बुआजा पहाड़ियों में मुकम्मल किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमें ये मालूम हो सके कि इमरान और उसके साथी किस तरफ से मुश्कबार में दाखिल होंगे। तुम इस बारे में हतमी मालूमात मुहैया कर दो तो तुम्हें इसका भरपूर मुआवजा मिलेगा और तुम्हारे इस प्लॉट का मुकदमा भी हतमी तौर पर तुम्हारे हक में कर दिया जाएगा। मैं इस सिलसिले में खसूसी तौर पर सदर मुमलिकत से बात करके ये काम करा दूंगा, ये मेरा वादा रहा। कर्नल मोहन ने कहा। ठीक है सर, अगर इमरान और उसके साथी काफ्रिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनके बारे में मालूमात हासिल करूँ। मैं भी काम शुरू कर देता हूँ, आप फिक्र न करें, मैं इन मामलात में जो कि पहले भी काम कर चुका हूँ, इसलिए मेरे लिए ये मालूमात हासिल करना कोई मसला नहीं है। अगर इमरान और उसके साथी चले नहीं गए तो मैं 1 घंटे बाद आपको फ़ोन करूँगा, मार्टिन ने जवाब देते हुए कहा। गुड, मुझे ऐसे ही कारकर्दगी चाहिए, कर्नल मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा और रिसीवर रख दिया। तुम्हारी बात दुरुस्त है राठौर, इस मार्टिन का एतमाद बता रहा है कि ये वाकई काम करेगा, कर्नल मोहन ने राठौर से मुखातिब होकर कहा। ये इस पास इन मामलात में तरबियत याफ्ता है, राठौर ने जवाब देते हुए कहा और कर्नल मोहन ने इस बात में सर हिला दिया। अब 1 घंटा भी ना गुजरा था कि टेलीफोन की घंटी बाज उठी और कर्नल मोहन ने रिसीवर उठा लिया। बासमा कीशा से मार्टिन आपसे बात करना चाहता है। दूसरी तरफ से कर्नल मोहन के सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। ओके, बात कराओ, कर्नल मोहन ने कहा। हेलो सर, मैं मार्टिन बोल रहा हूँ। एक लम्हे के वक्फे के बाद मार्टिन की आवाज़ सुनाई दी। यस कर्नल मोहन स्पीकिंग, कर्नल मोहन ने बावकार लहजे में कहा।